नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, और ये कोई पहली बार या कुछ नया नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। इससे पहले भी हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो चुका है। हालांकि मोदी सरकार के विजन ने आस पड़ोस के हिंदुओं के लिए राहत की खबर पिछले कुछ सालों में दी है। आज हम एक ऐसी ही खबर पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज से बचने के लिए 10 दिन तक पैदल चलते रहे हिंदू, 20 दिन कैंप में रातें और दिन गुजारे। 53 साल बाद मोदी सरकार ने उनके ऊपर से घुसपैठिए का दाग मिटा दिया और सीए के तहत अब इन सबको नागरिकता मिल चुकी है। पंकज जी, विस्तार से बताइएगा कि क्या है पूरा मामला। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जगह है, वहां पीलीभीत है और पीलीभीत में एक मोहल्ला है, वहां पे ये सब रह रहे थे जब 1947 से भागे हुए लोग थे। ठीक 1971 वाले प्रकरण में नहीं है। और देखिए वहां पे क्या था कि बहुत दिनों से इन्होंने बार बार अप्लाई भी किया था, लेकिन उस वक्त कुछ इस तरह का कानून नहीं था, इसलिए हो नहीं पाता था। उनमें से कुछ लोगों के तो जो आए थे वो मर भी गए, उनके बाल बच्चे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ था। और उस वक्त जो अत्याचार हुआ था और जो दंगे हुए थे दोनों तरफ, इधर पंजाब में हुए थे, यहाँ बंगाल में हुए थे। ठीक। बंगाल मतलब उस वक्त संयुक्त बंगाल था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। उस वक्त के ये लोग हैं। और उनमें से कुछ लोग, जैसे कि मैं गोपाल जी की बात कर रहा हूं, और जो दूसरा एक जो आदमी है, जो कोई मंडल जी हैं, वो आए थे 1971 में। 1971 में जब बंगालियों पे अत्याचार शुरू हुआ, बंगाली भाषियों पर उर्दू भाषी फौज द्वारा, तब भी कुछ लोग भाग के आए थे जिनको नागरिकता दी गई है। दो लोग हैं, एक गोपाल नाम है उनका और दूसरे कोई मंडल हैं। इन दोनों को, एक 1971 के भागे हुए हैं, निरंजन मंडल, हाँ, और ये जो गोपाल है 1947 के भागे हुए। ये सब आ गए पीलीभीत जिले के न्यू एरिया, हुसैनपुर गांव कहा जाता है उसको। और अब निरंजन जो मंडल है वो 74 साल के हो चुके हैं। और जब आए थे 21 साल के थे। हाँ, 21 साल के थे 1971 में। और देखिए, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, ये साफ, जैसे कि इन्होंने न पहचान छुपाई न ये था, एकदम साफ, बिल्कुल क्लीन आए। यहाँ पे उन्होंने अत्याचार से भाग के आए हैं ये कहते हुए पनाह भी ली। कुछ दिनों तक ये कैंप में भी इन्हें रहना पड़ा, वहां पे जो शरणार्थी शिविर है वहां पे रहना पड़ा। 1900 उसके बाद इनके बाकी भाई वहां छूट गए थे, ये भी बताया। 3-4 बार इन्होंने पहले अप्लाई किया, कलकत्ता से अप्लाई करना शुरू किया था। वहां पहले ये शरणार्थी शिविर में थे, 20 दिन वहां रहे थे वहां, तो वहां पे नहीं मिला। फिर वो किसी तरह वहां से जाकर नेपाल चले गए, नेपाल के रास्ते फिर पीलीभीत आए और वो अप्लाई कर रहे थे, नहीं मिला था। लेकिन सीए लागू होने के बाद इन्हें किसी ने बताया कि आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, और उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया, अप्लाई कर दिया, अब जाके इन्हें भारत की नागरिकता मिली है। 53 साल क्यों लग गए पंकज जी? अब तक नहीं, देखिए अभी तक भारत में क्या है ना कि जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती। ठीक। जैसे कोई बाहर से आया है, उसके बाल बच्चे, मान लिया कि अगर आपका ये सीमा हैदर आई है ना, इसके बाल बच्चे अगर हो जाएंगे, खैर उनके पति तो भारतीय हैं वगैरह, क्या प्रोसेस नहीं पता, लेकिन सिर्फ अगर कोई शरणार्थी है उसका बाल बच्चा यहाँ पे होता है और फिर बड़ा भी हो जाता है, फिर भी उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये नियम चेंज किया, जब मोदी सरकार आया तो सीए लेके आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, जिसको लेके बहुत हंगामा हो रहा था। हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ, नहीं, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी तो उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा देश से। बहुत तरह की झूठ, बहुत तरह का झूठ फैलाया गया सीए को लेकर। हम बार बार उस वक्त कहते थे कि सीए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहां से प्रताड़ित, धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आए हैं और ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं। उनको नागरिकता देने का काम करेगा, नागरिकता छीनने का काम सीए नहीं करेगा। किसी का नहीं, सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनता, किसी की नहीं। भारत में जो हैं वो रहेंगे। ये सिर्फ वैसे लोग थे जो ऑलरेडी भारत में रह रहे थे, लेकिन इन्हें फैसिलिटीज नहीं थे, वोट देने की फैसिलिटीज नहीं थी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो यहाँ के नागरिकों को मिलती है उससे ये वंचित थे। सरकारी स्कूलों में जब, कॉलेजों में जब दाखिला होता था तो इनसे इनकी नागरिकता कि आप इंडियन है कि नहीं मांगा जाता, वो फैसिलिटी नहीं। सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ। उस वक्त भी मैंने ये बात कहा था कि किसी भी तरह का भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। खास करके हमारे देश के मुसलमानों में इसे लेकर बहुत तरह का भ्रम फैलाया गया।
कि सीए एनआरसी लागू हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बताइए, सीए लागू हो गया है, ये मई 2024 से लागू हो गया, क्या हो गया बताइए? एक आदमी ऐसा बताइए बिल्कुल, जिसकी नागरिकता गई अभी हो? तक तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी की नागरिकता गई हो। जो वैसी जो मदनी चिल्ला रहे थे जबकि कि नागरिकता छीन ली जाएगी, वो भी बरकरार है इस देश में। नहीं भाई, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए सीए लागू हो गया तो ढाका में बैठा हुआ कोई हिंदू है, वो फ्लाइट पकड़ेगा, कलकत्ता आ जाएगा और कहेगा दो अब हमें नागरिकता, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हमारी प्रताड़ना हुई। वैसा भी नहीं है। उसमें गेस्टेशन पीरियड रखा गया था कि कम से कम 11 साल से भारत में रह रहा हो, मोदी सरकार के आने से पहले रह रहा हो। अब से ऐसा नहीं कि मोदी को देखकर कोई आ गया और कहा कि नागरिकता दो, वैसे नहीं मिलता है इसमें। लेकिन पंकज जी, केवल पीलीभीत जिले में 7500 से ज्यादा आवेदन होना एक चिंता का भी विषय तो है। नहीं, चिंता का विषय क्यों है? पीलीभीत में ज्यादा शरणार्थी क्यों है? देखिए, वो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, ठीक है। और उस वक्त जो भाग के आए ना लोग, तो देखिए ऑब्वियसली वैसे इलाकों में ये ज्यादा गए जहां ये सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे। बहुत सारे इसमें से नेपाल भी चले गए हैं, और कुछ नेपाल के बॉर्डर पे ही रह गए हैं। तो वो आपका पीलीभीत हो गया, या फिर जो पाकिस्तान से भाग के आए। अच्छा बताइए, जो पाकिस्तान से भाग के आएगा वो बिहार में तो सीधे आ नहीं जाएगा, वो तो राजस्थान, हरियाणा या पंजाब या राजस्थान, इन्हीं 4 राज्यों के बॉर्डर पर रहेगा ना। बिल्कुल। तो उधर कहिएगा कि भाई इन 4 राज्यों में ही क्यों शरणार्थी हैं। ये सब जो शरणार्थी आए थे, जो बांग्लादेशी शरणार्थी, उस वक्त जो कोलकाता के भी हालात अच्छे नहीं थे। कोलकाता में शरणार्थी शिविर थे लाखों की संख्या। कोलकाता मतलब बंगाल में, आसाम में, उस वक्त ये त्रिपुरा वगैरह में बहुत सारे, तो वहां से ये लोग माइग्रेट किए। और कहां हमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाएगा, कहां हम शांति के साथ रह सकेंगे, कहां हिंदू आबादी ज्यादा अच्छी है, ये चूंकि जो हिंदू थे वो हिंदुओं के बीच में जाके बस गए। लेकिन पंकज जी, 53 साल तक, 55 साल तक बिना नागरिकता के रहना, ये भी तो एक कलंक ही था इन सब पर ना। कलंक भी था, और एक इंसानियत के नाते ये ठीक भी नहीं था। भारत का इतिहास देखिए, जब से किसी को पता हो, हम अब मुसीबत में आए लोगों को शरण देने के लिए जाने जाते हैं। हम और वसुधैव अगर मान लिया कि कोई करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात हाँ, नहीं, देखिए, अगर मान लिया कोई भेष बदलकर कोई जासूस आ जाता हो या फिर कोई गलत मंशा से आता हो, तब समझ में आता है। एक आम नागरिक जिसके बारे में हर किसी को पता है इसके साथ प्रताड़ना हुई है, ये सताया हुआ है, इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन है उसका, एक दिन का नहीं है। जैसे कि जो शरणार्थी आए हैं, जब अभी मैं दिल्ली में कुछ महीने पहले, शायद अगस्त में, 188 लोगों को नागरिकता दी गई थी। और केंद्रीय गृह सचिव थे अजय भल्ला, जो कि अभी मणिपुर के राज्यपाल हो गए जी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे वो। मतलब कि उन्होंने बताया था कि हम 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से लोगों के पीछे लगे रहते हैं कि जरा भी इसकी संदिग्ध गतिविधि है कि नहीं। बोले कि एकदम जो नॉर्मल आदमी रहता है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसको उसका चयन किया जाता है। ये गेस्टेशन पीरियड जो मैंने बताया ना कि 11 साल इसलिए है। अब बताइए, कोई एक दिन झूठ बोल के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहता है, 11, 12 साल तक बिल्कुल नहीं, कितने सालों तक झूठ बोल पाएगा? और फिर अगर झूठ होगा तो हर बार अलग अलग बोलेगा, झूठ होगा तो हर बार अलग अलग बोलेगा, सच होगा तो एक ही कहानी रहेगी। और एक बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ट्रेंड है इस तरह के ट्रेस करने के लिए, वो पाताल से ढूंढ निकालेंगे उसका रिश्ता, और वो 1-2 दिन की बात रहे तो समझ में। इसीलिए आप देखिए कितना सुरक्षित। और बताइए, जो प्रताड़ना शिकार होकर यहाँ आए, चाहे वो सिख आए हों, या बौद्ध आए हों, या जैन आए हों, या हिंदू आए हों, या मतलब जो वहां अल्पसंख्यक है। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं, तो भाई ये अल्पसंख्यक वैसे लोग जो प्रताड़ना का शिकार होकर आए हैं, उनके लिए ये नागरिकता है। मुसलमान तो वहां मेजोरिटी में है, अफगानिस्तान में मेजोरिटी में है, बांग्लादेश में मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में मेजोरिटी में। ठीक है पंकज जी, अब ये बताइएगा, मामला उत्तर प्रदेश का है, पीलीभीत का ही है, तो राज्य सरकार का इसमें कितना योगदान रहा होगा? नहीं, देखिए, ये केंद्र सरकार जो सिटीजनशिप, भारत की जो नागरिकता मिलती है, वो केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार इतना करती है कि जो शरणार्थी आए हैं और जो रह रहे आम लोग, उनको हम नागरिक सुविधाएं कहां तक दे सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने दिया था ना कि वहां बिजली दे दिया, तो ये जो हंगामा भी हुआ था कि देखो बांग्लादेशियों को बिजली दे रहा है, वो हर राज्य सरकार देती है, ऐसा थोड़ी को अंधेरे में रखेंगे। लेकिन राज्य सरकार यानी योगी सरकार ने भी एक एनओसी दी होगी ना कि हाँ, आप इनको दे सकते हैं, भाई हमने भी पुख्ता कर लिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
वो जो राज्य प्रशासन जो सबसे पहले जो अप्लाई करते हैं ना, तो वेरिफिकेशन लोकल थाने से ही होता है सबसे पहले। तो वो यहाँ पे पुलिस की भूमिका है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, एक शरणार्थी और दूसरा अवैध घुसपैठिया, इन दोनों में फर्क करना सीखना होगा। शरणार्थी वो होते हैं जो आपके यहाँ शरण मांगने आते हैं, जिसके बारे में हर किसी को पता होता है कि वहां इनके साथ प्रताड़ना हुई। अवैध घुसपैठिया वो है जो कि एजेंसियों को थकाकर गलत तरीके से आपके देश में घुस आते हैं। हर बांग्लादेशी जो भारत में रह रहा है वो अवैध घुसपैठिया नहीं है। और हर शरणार्थी, जो ऐसा नहीं कि जितना भी घुसा है सब शरणार्थी ही है। बिल्कुल, इन दोनों में फर्क है। और जो 1971 के बाद जो आ रहे हैं ना, वो अवैध घुसपैठिया हैं। जो युद्ध के हालात में जो चकमा शरणार्थियां हैं, वो सब शरणार्थी हैं। बिल्कुल। हमें शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, घुसपैठियों को नहीं। बिल्कुल, और यही सोच समझकर शरणार्थी और घुसपैठियों का फर्क करके अब सीएए के तहत नागरिकता दी जा रही है। फिलहाल जिस खबर पर हमने चर्चा की वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से रही, जहां पर पीलीभीत जिले के न्यूरिया हुसैनपुर गांव में रहने वाले निरंजन मंडल को अब भारतीय नागरिकता मिल गई। 7500 से ज्यादा आवेदन किए गए, 9 लोगों को नागरिकता दी गई। 53 साल से वो घुसपैठिए कहलाए और पाकिस्तानी सेना से बचे, पैदल चले, कई दिनों तक कैंपों में रात गुजारी और आखिरकार अब उन्हें जाकर नागरिकता मिली है। तो राहत की सांस ले रहे हैं केंद्र सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार को ये सभी धन्यवाद कह रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।